नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 27 दिसंबर से 31 दिसंबर के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। ये वर्कशीट विनिर्माण उद्योग एवं मुद्रा तथा साख वाले अध्याय से ली गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में दिए गए हैं उन सवालों का जवाब हम जानेंगे। दोस्तों, इन वीडियोस का वक्त हालांकि बीत चुका है, लेकिन फिर भी इन वीडियोस को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि इससे हमारे अध्ययन में निरंतरता बनी रहेगी और आगे की वर्कशीट जो है वो इन वर्कशीट से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो इसीलिए हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम एक एक करके 27, 28, 29, 30 एवं 31 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट को देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट्स का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत करेंगे 27 दिसंबर की वर्कशीट से और इसमें विनिर्माण उद्योग के बारे में बताया गया है। विनिर्माण उद्योग से संबंधित भारत में जो प्रमुख उद्योग हैं, भारत के मानचित्र में वो कहाँ स्थापित है, उनकी पहचान हमें करनी है। तो यह मानचित्र से संबंधित वर्कशीट है। तो देखते हैं कि कौन कौन से केंद्र हमें ढूंढने हैं इस वर्कशीट से संबंधित भारत के मानचित्र में। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के लौह एवं इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्रों को रेखांकित किया गया है। कृपया इनकी पहचान करके सही स्थानों पर उनके नाम लिखिए। और इसमें दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम हमें ढूंढना है। तो दोस्तों, अगर हम भारत के इन देखें तो ए जो है वो बोकारो है, दूसरा जमशेदपुर है, बी, सी जो है वो दुर्गापुर है जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसके बाद डी है भिलाई और ई है विजयनगर, इसके बाद सलेम है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये सभी भारत के स्टील उद्योग से संबंधित केंद्र हैं जो बड़े पैमाने पर भारत में स्टील का उत्पादन करते हैं और भारत के लिए विनिर्माण उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 27 दिसंबर की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 दिसंबर की वर्कशीट। 28 दिसंबर की यह वर्कशीट नंबर 53 है और इसमें भी विनिर्माण उद्योग के बारे में बातचीत की गई है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जो विभिन्न पार्क भारत के मानचित्र में स्थित हैं उन्हें हमें ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो केंद्र हैं और भारत में कहाँ हम उन्हें स्थापित कर सकते हैं। देखते हैं आज की इस वीडियो में। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के प्रमुख केंद्रों को रेखांकित किया गया है। कृपया इनकी पहचान करके सही स्थानों पर उनके नाम लिखिए। नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ये छः केंद्र हैं जिन्हें हमें भारत के मानचित्र पर दिखाना है। तो पहला ए है जो कि नोएडा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बी जो है वो गांधीनगर है जो कि गुजरात में पड़ता है। सी मुंबई है जो महाराष्ट्र में है। डी पुणे है और पुणे भी महाराष्ट्र में है। ई जो है वो हैदराबाद है जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है। इसके बाद बेंगलुरु है। जी, एफ जो है वो चेन्नई है और एच जो है वो तिरुवनंतपुरम है जो कि केरल में पड़ता है। तो हम भारत में आईटी सेक्टर से संबंधित इन प्रमुख केंद्रों को भारत के मानचित्र में दिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 28 दिसंबर की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 दिसंबर की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, 29 दिसंबर की यह वर्कशीट नंबर 54 है और इसमें मुद्रा एवं साख नामक अध्याय के बारे में बातचीत की गई है। तो चलिए देखते हैं मुद्रा एवं साख के बारे में क्या जानकारी दी गई है आज की इस वर्कशीट में। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम कहलाता है। जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता हो वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान हुआ है। आरंभ में मुद्रा के रूप में सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के प्रयोग में लाए गए। अब मुद्रा के आधुनिक रूपों को दिखाया गया है। इसमें कागज के नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और मोबाइल एवं नेट बैंकिंग को शामिल किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये मुद्रा एवं साख से संबंधित 29 दिसंबर की वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी वस्तु का भुगतान दूसरी वस्तु के रूप में किया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कि हमें चीनी चाहिए और किसी दूसरा व्यक्ति है जिसे गुड़ चाहिए और हमारे पास गुड़ है, इसके बदले में जब हम आपस में अदला बदली कर लेते हैं तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है।
दूसरा सवाल है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर परीक्षाओं में 2 नंबर के सवाल के रूप में इसे पूछा जाता है। तो कोई व्यक्ति जिस वस्तु को बेचना चाहता है, यदि उसे वही वस्तु मिल जाए जिसे वही वस्तु खरीदनी है और दूसरे व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वही पहला व्यक्ति बेचना चाहता है, तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत 2 व्यक्ति आपस में वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए पहले व्यक्ति के पास वही वस्तु उपलब्ध हो। अर्थात मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक को जूते के पास जूते हैं और दूसरे के पास चावल हैं। अब जूते वाला जो है वो चावल खरीदना चाहता है, लेकिन चावल वाले को जूते नहीं चाहिए, उसको इसके बदले में मान लीजिए कि फ्रिज चाहिए। तो पहले जूते वाला व्यक्ति ये ढूंढेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जूते के बदले में फ्रिज चाहिए, फ्रिज के बदले में जूते चाहिए। जब उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा तो वो आपस में अदला बदली करेगा, तब वो जूते और चावल की आपस में अदला बदली करेंगे। इस तरीके के व्यक्ति जब आपस में 2 व्यक्ति मिल जाते हैं तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। और यह वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, कमी थी, क्योंकि इस प्रकार के दोहरे जो संयोग थे वो बाय चांस ही मिल पाते थे। अगला सवाल है, सोने के सिक्के मुद्रा के किस रूप के उदाहरण हैं। तो सोने के सिक्के मुद्रा के आरंभिक रूप के उदाहरण हैं, क्योंकि जब साम्राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ था तब मुद्रा के सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। अगला सवाल है, चेक मुद्रा के किस रूप का उदाहरण है। तो चेक मुद्रा के आधुनिक मुद्रा का उदाहरण है। अगला सवाल है, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल बना दिया है, व्याख्या कीजिए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को बड़ा आसान बना दिया है। इसके कारण हम किसी भी और कभी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, पैसों को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अर्थात जब वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी तो हमें वस्तुओं को आपस में उठाकर अपने साथ ले जाना पड़ता था, लेकिन और जो अपने आप में एक मुश्किल कार्य था। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 500 किलो गेहूँ है और उसे एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना है, तो 500 किलो गेहूँ को वो कैसे अपने साथ लाद कर ले जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। लेकिन जब से मुद्रा आई है उसने इंसान की इस परेशानी को दूर कर दिया है। मान लीजिए कि 500 किलो गेहूं को वो 50,000 रुपये में बेच देता है और 50,000 रुपये को वो 500 किलो गेहूं की अपेक्षा बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। और जब उस पैसों से वो दूसरी जगह जाएगा तो उन वस्तुओं को आसानी से खरीद सकता है जिनकी उसे आवश्यकता है। इस प्रकार वस्तुओं को लाने ले जाने की जो समस्या है, मुद्रा ने उस समस्या को दूर कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये 29 दिसंबर की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 दिसंबर की वर्कशीट। दोस्तों 30 दिसंबर की इस वर्कशीट में मुद्रा एवं साख के बारे में ही बातचीत की गई है और इसमें बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों के बारे में इसमें क्या बताया गया है और उसके बाद जो सवाल वर्कशीट में दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो जानते हैं मुद्रा एवं साख के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ये लोगों का खाता खोलकर उसमें मुद्रा को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस जमा किए गए धन को सूद भी प्रदान किया जाता है। जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वे अपने खाते से इसे निकाल सकते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी आदि भी लोगों के बैंक खाते में सीधे ही हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा बैंक साख यानी लोन देने का भी काम करते हैं। साख अर्थात उधार के लिए लोग औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। औपचारिक स्रोतों में बैंक एवं स्वयं सहायता समूह आते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत में मित्र, साहूकार एवं परिवार आते हैं। बहुधा अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण महंगा होता है, इसीलिए साख उधार के लिए हमें अधिक से अधिक औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। उधार देने से पूर्व उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था उधार लेने वाले से ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण की राशि को वसूली कर सके। ये परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणाधार यानी कोलेट्रल कहलाती हैं। उदाहरणतः कृषि योग्य भूमि, जेवर, मकान आदि। रिजर्व बैंक के कार्य है मुद्रा जारी करना, ब्याज की दरों को निर्धारित करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, बैंकों की कुछ राशि का नकद संचयन करना और बैंक एवं स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। तो प्यारे बच्चों, ये 30 दिसंबर की वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। पहला सवाल है कि साख के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो साख के औपचारिक स्रोत वे स्रोत या संस्थान हैं जिन्हें सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।
दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों पर एक नोट लिखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, मुद्रा जारी करना। भारत में जितने भी प्रकार की मुद्रा होती है, चाहे वे सिक्के हों या कागज़ के नोट हों, उनको जारी करने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं। 1 रुपये के नोट के अलावा जितने भी सिक्के होते हैं और कागजी मुद्रा होती है, उनको जारी करने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा है ब्याज की दरें निर्धारित करना, अर्थात जो बैंक है वे अपने ग्राहकों को किस ऋण पर ब्याज लोन देंगे, इसका निर्धारण भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तीसरा है मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, अर्थात सरकार कितने नोट छापेगी, कितने मार्केट में होंगे, इन सारी नीतियों की समीक्षा भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और उसके बाद अगला है बैंक की कुछ राशि का नकद संचयन करना, अर्थात बैंकों के पास जितनी भी राशि होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उसका एक हिस्सा अपने पास रख लिया जाता है, ताकि बैंकों की नीतियों पर कुछ हद तक और बाजार में मुद्रा के सर्कुलेशन के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। क्योंकि बाजार में या मार्केट में अधिक पैसा होना और कम पैसा होना दोनों ही समस्या का कारण हो सकते हैं, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। अगला है बैंक तथा स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना, अर्थात जो बैंक होते हैं और एनजीओज होते हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं, क्योंकि वो खुद भी बैंक को लोन देने का, लोन और जमा स्वीकार करने का कार्य करते हैं, तो वो निर्बाध रूप से ग्राहकों का शोषण ना कर सके, उनके ऊपर भी कोई नियंत्रण हो, यह नियंत्रण रखने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समर्थक ऋणाधार का उदाहरण दीजिए। तो मकान के कागज होते हैं समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार का मतलब होता है कि जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है तो इसके बदले में वो कुछ सिक्योरिटी रख लेता है, ताकि अगर व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ रहे तो बैंक द्वारा उस परिसंपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल किया जा सके। इसी गारंटी को हम ऋणाधार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, बैंक जो होते हैं वो 2 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला, जमा स्वीकार करना, अर्थात जो लोग होते हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा होता है, वो अपने पैसे को बैंकों में जमा कर देते हैं, बैंक इस पैसे को स्वीकार करता है। तो पहला कार्य होता है। दूसरा होता है ऋण प्रदान करना, अर्थात जो पैसा लोगों ने बैंकों में जमा किया हुआ है, बैंक उस पैसे को उन लोगों को उधार देने का कार्य भी करता है लोन के रूप में, जिन्हें पैसों की आवश्यकता होती है। अब आप सोचेंगे कि बैंक स्वीकार भी करता है और लोन भी प्रदान करता है, तो बैंक को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि बैंक जिस ब्याज पर लोगों की जमा राशि स्वीकार करता है वो कम होती है, और जिस राशि पर ब्याज दर पर वो लोगों को लोन प्रदान करता है वह अधिक होती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक का लाभ होता है। इस प्रकार बैंक एक बड़े व्यापारी की भांति कार्य करता है। अगला सवाल है, साख का कौन सा स्रोत बेहतर है और क्यों। तो साख का औपचारिक स्रोत बेहतर है, क्योंकि यह कम ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, अनौपचारिक स्रोतों को भी हम महत्वहीन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो औपचारिक स्रोत होते हैं उनसे हमें लोन लेने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमें लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद लोन अप्रूव होता है और इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद बैंक द्वारा हमें लोन प्रदान किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़े, घर में किसी की बीमारी हो जाए या अचानक से घर टूट जाए और घर बनाने के लिए, तो ऐसे में शायद व्यक्ति लंबी प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकेगा। ऐसे में व्यक्ति अनौपचारिक स्रोतों की तरफ बढ़ता है कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेता है, क्योंकि उसे तत्काल पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन इस प्रकार के अनौपचारिक स्रोतों में थोड़ी समस्याएं अधिक होती हैं, क्योंकि बैंक जब किसी व्यक्ति को लोन देता है और व्यक्ति चुकाने में असमर्थ होता है तो बैंक तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करता है, पहले उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है। जबकि अनौपचारिक स्रोतों के अंतर्गत ये होता है कि लठैत जो लोग होते हैं, मार पिटाई करने वाले, उन लोगों को भी भेज दिया जाता है। इस प्रकार दोनों ही स्रोत जो हैं लोन के, वो कारगर हैं, परंतु हमें किस अवसर पर ये लोन चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोन के किस स्रोत की तरफ मुख करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 30 दिसंबर की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सप्ताह की अंतिम वर्कशीट 31 दिसंबर की वर्कशीट। दोस्तों, 31 दिसंबर की यह वर्कशीट नंबर 56 है और मुद्रा एवं साख से ही संबंधित है। इसमें साख की शर्तों और स्वयं सहायता समूहों के बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है साख एवं स्वयं सहायता समूहों के बारे में आज की इस 31 दिसंबर की वर्कशीट नंबर 56 में। मुद्रा एवं साख।
साख यानी क्रेडिट एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। साख की शर्तें: ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक दस्तावेज और भुगतान की प्रक्रिया। साख संपत्ति के रूप में त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिला है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसको बाद में ही भुगतान करने का आश्वासन देता है। इसके बाद वह व्यापारी से कुछ उधार लेता है। महीने के अंत तक वह आदेश को पूरा कर पाता है, अच्छा लाभ कमाता है और उसने जो भी उधार लिया था उसका भुगतान कर देता है। साख ऋण जाल के रूप में एक किसान स्वप्ना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। स्वयं सहायता समूह के कार्य: कम ब्याज पर ऋण देना, बिना समर्थक ऋणाधार ऋण देना, सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, ग्रामीण निर्धनों विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना। तो प्यारे बच्चों, ये 31 दिसंबर की वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं, हम उन सवालों का एक एक करके जवाब जानेंगे। पहला सवाल है कि साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? तो बैंक जिन शर्तों पर अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है उन शर्तों को साख की शर्तें कहा जाता है। दूसरा सवाल है, स्वयं सहायता समूह के महत्व पर एक नोट लिखिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह उन छोटे समूहों को कहा जाता है जिसके सदस्य अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं एवं अपने सदस्यों को बिना ऋणाधार के ही ऋण प्रदान कर देते हैं। इसे हम आसपास डरने वाली कमेटी के रूप में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि मोहल्ले के 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हर महीने कमेटी डालते हैं, तो वो एक तरह से स्वयं सहायता समूह का ही उदाहरण होता है। इसमें लोग अपनी बचत इकट्ठा करते हैं और जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है। धीरे धीरे वो पैसा कमेटी में करता रहता है। अगला सवाल है, ऋण जाल कब उत्पन्न होता है? व्याख्या कीजिए। तो जब व्यक्ति उधार लिए गए ऋण को समय पर चुकाने में असमर्थ रहता है तथा उस पर दूसरा उधार भी चढ़ जाता है, तब व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। अगला सवाल है, सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार के 2 संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, आप अपने आसपास इस तरीके के उदाहरणों को ढूंढ सकते हैं जब किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने के लिए बैंक से या किसी अन्य स्वयं सहायता समूह से उधार लिया हो, ऋण लिया हो, लोन लिया हो और उसको इससे फ़ायदा हुआ हो। मैंने जो उदाहरण दिया है वो है किशन का एजुकेशन लोन। हमारे यहाँ पर एक मोहल्ले में किशन नाम का लड़का रहता था। उसके पिताजी सब्जी बेचने का काम करते थे। पढ़ने में वह बच्चा अच्छा था, इसीलिए उसने एजुकेशन लोन लिया और पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी मिल गई इंजीनियरिंग में सेक्टर में। तो इससे क्या हुआ कि उसने आसानी से अपने लोन को चुका दिया और अच्छा जीवन वो जीने लगा। इस प्रकार उसके जीवन में लोन ने महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई। इसके अलावा एक साहिल का होम लोन है। साहिल ने देखा कि वो किराए पर रहता है तो उसने ये इच्छा जाहिर की कि वो अपना घर बनाना चाहता है, इसीलिए उसने बैंक से होम लोन लिया और जो किराया वो मकान मालिक को किराए के रूप में देता था, अब उस पैसे को वो बैंक को लोन की किस्त के रूप में चुकाने लगा। इस प्रकार ये हुआ कि बहुत जल्दी ही लोन का जो होम लोन की किस्तें थी वो ख़त्म हो गई और घर उसका अपना हो गया। इन दोनों ही उदाहरणों में हम देखते हैं कि लोन ने इन दोनों की ज़िंदगी में सकारात्मक भूमिका निभाई। तो प्यारे बच्चों, ये 31 दिसंबर की वर्कशीट थी और आज की इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट्स का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।